Okay, good morning students. Good morning. So in last class I have given you questions to do was first uh, question number first and second on page number 40 of your book. Okay. So first question was give an example of a metal which is liquid at room temperature. तो मैंने आपको बताया था metal liquid at room temperature is mercury. तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर क्या है? मर्करी. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2 इज कैन इजली बी कट विद नाइफ. तो एक मेटल जो नाइफ से आराम से काट सकते हैं दैट इज सोडियम. सोडियम को हम आराम से काट सकते हैं. ठीक है ना. सी द थर्ड क्वेश्चन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. एक मेटल जो सबसे अच्छा कंडक्टर है हीट का. ठीक है ना. कौन सा मेटल आएगा उसमें? कॉपर. ठीक है ना. एंड फाइनल अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो एक मेटल जो कि क्या आएगा आपका? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आएगा. वो कौन सा आएगा बेटा? ठीक है ना. मतलब इट कंडक्ट्स रियली लेस. ठीक है ना. ये बहुत कम कंडक्ट करेगा. इट्स वाई इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिबल एंड डक्टाइल. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. मेलिबल का मतलब क्या होता है? मेलिबल मीन्स टू बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड डक्टाइल मीन्स टू बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. ठीक है ना. अगर आप शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो क्या होता है? मेलिबल और डक्टाइल होता है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals. Now we will discuss about the chemical properties of metal and non-metal. ठीक है ना. chemical properties के बारे में. तो ये तो श्योर है कि मेटल नॉन मेटल अलग अलग है. तो दैट मीन्स दे विल शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज when subjected to a same type of reaction. For example, सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. ठीक है ना. जब भी हम मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? कोई भी मेटल हो गए उसको ऑक्सीजन के साथ क्या करोगे बेटा? बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड. ये आपका हमेशा होगा. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू एवर. तो कोई भी एक एग्जांपल देख के चलते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम. ठीक है ना. व्हेन इट रिएक्ट विद O2 गिव्स Na2O. बैलेंस करेंगे 2. ठीक है ना. ऐसे ही बैलेंस होगा बेटा. देखो Na1 था, यहाँ पर Na2 था. तो यहाँ पर आपने पहले 2 लगाया, लेकिन यहाँ 2 लगाने पे ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है. तो यहाँ पर 2 लगाने के लिए इसी आगे 2 लगाया जैसे तो सोडियम 4 हो गया. यहाँ पे सोडियम 4. ठीक है ना. दिस इज हाउ यू बैलेंस द रिएक्शन. तो सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर एट रूम टेम्परेचर. इसको हीट भी नहीं करना पड़ता है. ये सीधे रिएक्ट कर जाता है. ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है. इसी तरह से सेम एज दिस पोटेशियम मेटल भी ऐसे ही करता है. ठीक है ना. पोटेशियम मेटल भी ऐसे ही करता है. ठीक है. तो हमने देखा कि हमने जब भी मेटल को एयर में बर्न किया. ठीक है ना. इन एयर. ठीक है ना. जब नहीं हमने मेटल को एयर में बर्न किया तो हमें क्या मिलेगा? एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा. ठीक है ना. एक और एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है Cu प्लस O2 गिव्स CuO. ठीक है ना. ठीक है. दिस इज हाउ कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मेक कॉपर ऑक्साइड. ठीक है ना. ऐसे ही
एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल मेक एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इसको बैलेंस कैसे किया, पहले मैंने देखा यहाँ Al2O3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम 2 था, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करा मैंने पहले, फिर मैंने पहले ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 3d6 कर दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3d6 ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब यहाँ पर 2 लगा चुके तो एल्युमिनियम 2 हो गया, तो 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर एल्युमिनियम लगा दिया और ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो हमने पहले भी देखा है कि ये ऑक्साइड्स जो होती हैं, जितने भी ऑक्साइड्स होती हैं, ये कैसी होती हैं, मेटल की जितनी ऑक्साइड होती हैं कैसी होती हैं, दिस इज बेसिक इन नेचर। कैसी होती है बेटा, बेसिक होती है नेचर में, पहली बात ये बेसिक होती है, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ दीज मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, जो कि सोडियम और पोटेशियम के होते हैं, वो सॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो कैसे 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 देखेंगे हम ये बात हम देखेंगे ऐसे कि जब हम Na2O को मिलाते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा NaOH, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आप इसको वाटर में मिलाओगे, ठीक है ना, इस ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस। क्योंकि पानी को मिलाने में यहाँ पर बेस बना, दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी बेसिक एंड नेचर, ये हमें समझ में आता है। दूसरा मैग्नीशियम मेटल के साथ देखेंगे, मैग्नीशियम मेटल डजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। जो मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी, जो Mg की रिएक्शन है, Mg + O2 गिव्स MgO, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं होती, ये आपको क्या कराना पड़ता है, इसमें आपको हीट करना पड़ता है। अगर आप हीट नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन पोटेशियम के साथ ऐसा नहीं था, कि पोटेशियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम जो है कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिविटी होने की वजह से ये जो है ईजिली बहुत फास्ट रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसे एल्युमिनियम के साथ भी आपको यहाँ थोड़ा बहुत हीट करना पड़ेगा, कार्बन के साथ भी हीट करना पड़ेगा, लेकिन सोडियम को कभी आपको हीट नहीं करना पड़ता, क्योंकि सोडियम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। सिंस और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगी, ये भी क्या होगी, बेसिक नेचर की होगी, क्योंकि ये क्या करेगी, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगी, ये भी कैसी होगी बेटा, बेसिक। तो क्योंकि सारी की सारी मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो सब बेसिक नेचर की होती हैं, तो हम ऐसे सीधे बोल सकते हैं कि कोई भी और मेटल ऑक्साइड उठाओ, उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो अगर किसी बेसिक चीज़ को आप किसी एसिड के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हुए हैं, ठीक है ना। तो एक बेस उठाया है आपने कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने Al2O3 उठा लिया, इसके साथ एक एसिड उठाया HCl उठाया, तो व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट AlCl3 प्लस H2। हमेशा ही होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है ना। एक सॉल्ट ये बना, एक वाटर ये बना, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, 6 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, ठीक है ना। दिस इज हाउ द रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना। देखेंगे Al2 O3 O3 HS6 एंड Cl6, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखेंगे जिंक की, देखेंगे जिंक को देख लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड भी सेम टू सेम ऐसा ही बिहेव करेगा, ठीक है ना। और जिंक ऑक्साइड को हम और दूसरे नाम से कैसे नाम से जानते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जिंक के साथ भी सेम ही। तो मैंने काफ़ी एग्जांपल्स आपको लिख के दिखा दिए कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वी कैन सी, ठीक है ना। और ये हो गया, ये दिस इज जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, एम्फोटेरिक होती है नेचर में, ठीक है ना। क्यों एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि Zn के साथ ZnO के साथ ZnO2 भी बन सकता है, ठीक है ना। हमारे पास दो अवेलेबिलिटी है ऑक्साइड की, इसकी ZnO और ZnO2, ठीक है ना। तो इस वाले के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये बनाता है इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो
अगर आप इसको भी अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे ZnO को क्या HCl के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2O, यहाँ 2 लगाते हैं बैलेंस को, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आ रही है, कि अलग अलग रिएक्शंस मैंने जो आपको लिख के दिखाई हैं ये सब किसकी हैं, मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन है। जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और उसके बाद वही ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, बेस बनेगा, और वही ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो एक्टिविटी 3.9 आपकी जो दी हुई है उसको देखेंगे एक बार, ठीक है ना। उसमें क्या लिखा हुआ है, इसी के लिए इसका जस्टिफिकेशन है हमारा एक्टिविटी 3.9 में। तो 3.9 देखेंगे, 3.9 में क्या लिखा हुआ है होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स, ठीक है ना। जो भी बहुत सारे सैम्पल्स थे हमारे पास, पहले हमें दिए हुए थे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, आयरन जो 3.1 में दिए हुए थे, उन सबको फिर से लेंगे, ठीक है ना। और टोंग में मतलब एक क्या कहते हैं, एक होल्डर आता है, उसमें पकड़ लेते हैं और उसको बर्न करते हैं सीधे फ्लेम में, ठीक है ना। बर्नर लगा के सीधे उसके ऊपर रख के ऐसे बर्न करें। फॉर एग्जांपल ये बर्नर लगा हुआ है, ये ऐसे बर्नर लगा होगा, ठीक है ना। आपने उसे एक होल्डर से पकड़ रखा है और उसको डायरेक्ट आप बर्न करेंगे, ठीक है ना। उसको डायरेक्ट आप बर्न करेंगे, जो ये एलिमेंट है इसको डायरेक्ट बर्न करते हैं। तो ये बर्निंग जो हो रही है एक्चुअली यही हो रहा है, वो यही क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है ना। जब आपने बर्न किया तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ठीक है ना। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो एशेस के फॉर्म में नीचे गिरे हैं, जैसा भी हो, जिस कलर में भी आए, उसको आपको कलेक्ट कर लेना है। तो जो कलेक्ट करोगे वो ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितने भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ऑक्साइड्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो हमने देखेंगे कौन सा मेटल ईजिली बर्न होगा। तो जो भी हमारी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो ईजिली बर्न होगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा, उसकी वो स्लोली बर्न होगा, ठीक है ना, वो जल्दी से बर्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि सोडियम को तो बर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। मैग्नीशियम को बर्न करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। एल्युमिनियम को कम बर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ मेटल्स जो हैं वो जल्दी रिएक्ट कर जा रहे हैं, कुछ लेट रिएक्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हर एक मेटल जो होता है वो अलग कलर की फ्लेम देता है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन फ्लेम देगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी फ्लेम आएगी, येलो फ्लेम आएगी, ठीक है ना, अगर आप इसको बर्न करोगे, ठीक है ना। तो हर किसी की अलग अलग कलर की फ्लेम आती है, ठीक है ना, हर किसी की अलग अलग कलर की फ्लेम आती है। तो उस फ्लेम से हमें पता चल सकता है कि ये मेटल कौन सा है, ठीक है ना। हर मेटल के बारे में अलग अलग फ्लेम्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाउ डज अ मेटल सरफेस अपीयर, तो मेटल की सरफेस कैसी रहती है, आप जब बर्न हो जाएगा तो उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी, ठीक है ना। और वो सरफेस जो है वो थोड़ी, और सरफेस में थोड़ा कुछ फ़र्क चेंज आएगा, क्योंकि क्या होता है, जो कोटिंग होती है, ऑक्साइड की कोटिंग होती है, वो ऊपर लग जाती है उसके जलने के बाद, ठीक है ना। हमें क्या करना है, जो मेटल थे उनको देखना है कि कौन से मेटल जो है जो में बन के आए, मतलब जो इनका जो प्रोडक्ट बन के आया, कौन से प्रोडक्ट है वो वाटर में सॉल्युबल थे, कौन से नहीं थे। जो सॉल्युबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। और जो इनसॉल्युबल होते हैं उन्हें इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, जो भी सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, जो भी सोडियम पोटेशियम की ऑक्साइड्स होती हैं, सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है ना, जो भी ऑक्साइड्स होंगी वो सॉल्युबल होंगी। और अदर देन दिस लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि सिर्फ पोटेशियम और सोडियम की हाइड्रोक्साइड ही बनेगी ऐसे ऑक्साइड से डायरेक्ट, और एल्स नहीं बनती है, ठीक है ना, और एल्स नहीं बनती है, ठीक है ना। तो ये तो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है ना। हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है ना, हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है ना, कि वाटर के साथ कैसे करता है। तो हम देखेंगे जनरल, अगर मैं लिखना चाहूँ कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा
तो क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, प्लस नहीं, ये हमेशा बनेगा। तो मेटल को आप डायरेक्ट लेंगे, मेटल ऑक्साइड लेना मतलब मेटल लेना है, तो कोई भी एक मेटल सबसे पहले सोचेंगे, पोटेशियम मेटल सोच लेते हैं। पोटेशियम व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, इसको वाटर में डालोगे तो रेडली क्या बन जाएगा, KOH, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। H यहाँ पर 3 हो गए, तो क्या करते हैं, इसको 4 कर देते हैं, यहाँ भी H4 हो गए, और यहाँ पर 2 हो गए ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 हो गया पोटेशियम, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी बैलेंस दिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो मेटल में अगर हम वाटर को ऐड करें तो क्या बनेगा बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। और वाटर की जगह, वाटर डालने के बाद अगर हम इसे हीट कर देंगे, वाटर डालने के बाद मतलब एक KOH बन चुका है ऑलरेडी, या फिर जब भी आप जो भी आप ये काम कर रहे थे आपने वापस ये किया 2K + 2H2O आपने डाला, तो और आपने इधर हीट कर दिया। हीट करने पे क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर K2O बन जाएगा, और क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन रिलीज होगी, ठीक है ना, फिर से हाइड्रोजन क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये आपका, तो अब आपकी रिएक्शन जो होगी वही हो जाएगी। यानी कि आपको क्या करना है, ये मतलब या तो इसको हीट कर दो या फिर क्या है, ये स्टीम दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन है, दो आपके पास तरीके हैं। अगर आप हीटेड वाटर दोगे तो क्या होगा, वहाँ पर सीधे ऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप वाटर डालोगे सिर्फ तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज, जब भी हम क्या मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, तो हमारा फिर से क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कुछ केसेस में यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी, कुछ केसेस में यहाँ पर हीट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ केसेस के साथ हीट देनी पड़ेगी, कुछ केसेस के साथ हीट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। हम सोडियम मेटल विद वाटर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सोडियम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, और ऐसा भी हो सकता है कि पानी में आग लग जाए। तो जो फिनोमिना होता है जिसमें हम देखते हैं कि पानी में आग लग गई है, वो फिनोमिना किसके थ्रू होता है, हम क्या करते हैं, सोडियम को वाटर में डालते हैं, ठीक है ना। सोडियम को क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, और क्या बनाने की कोशिश करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और NaOH बनता है, ठीक है ना। ठीक है, तो सोडियम को जैसे हम वाटर में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है, और हीट तो बहुत सारी रिलीज होती है। ये हीट कैन कॉज फायर इन आइस, फायर इन वाटर। तो पानी में आग कैसे लगती है, जब आप बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उसके साथ रिएक्ट करा और वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो क्या हो, एक्सोथर्मिक। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसमें सोडियम यूज़ किया जाए, वो बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया। जब भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं ऐसा, तो बहुत कम, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि आपका फ्लास्क फट सकता है, ठीक है ना, और आपको डैमेज हो सकता है। इसलिए आप क्या कोशिश करते हैं, इसको केयरफुली काम करा जाता है जब भी हम सोडियम को वाटर में मिलाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम दूसरे मेटल देखें जो कि कम रिएक्टिव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम और मैग्नीशियम को देखें, ठीक है ना, और इनके साथ भी अगर हम क्या वाटर का ट्रीटमेंट कराएं, इसमें भी हम वाटर डालें, तो वही होगा, तो वही कि मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH2, ये बनेगा, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है इतनी रिग्रेस नहीं होती है, और ये कैल्शियम जो होता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोल्ड वाटर रहना चाहिए। वाटर थोड़ा अगर हमारा ठंडा होगा तो ये रिएक्शन ईजिली हो जाएगी। अगर गर्म होगा तो वैसे भी ऑल्सो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हीट प्रोड्यूस इज़ नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन गैस। तो इतनी ज़्यादा हीट नहीं है कि हमारी ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसको बर्न कर जाए, ठीक है ना। तो जो बर्निंग हो रही थी एक्चुअली वो किसके साथ हो रही थी, हाइड्रोजन गैस के साथ हो रही थी। यहाँ पर फायर एंड आइस जो निकली वो आपकी डेल्टा की वजह से
हीट इतनी ज़्यादा थी कि हाइड्रोजन गैस बर्न होगी तो आपकी आग जलने लगती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट नहीं है कि आपकी हाइड्रोजन गैस जलेगी, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है ना। सिमिलरली Mg के साथ भी ऐसे ही है, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है ना, प्लस H2। इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्या ये बैलेंस हो गया? यस, ये बैलेंस हो गया। जैसे इसको यहाँ पर 2 लगाया वैसे यहाँ पर 2 लगाएंगे, बैलेंस हो गया। ठीक है ना। 4 2 और 2 4 4 2 और 2 4, ठीक है ना। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ठीक है ना। तो दिस वाज द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स व्हेन वी हैव डन इट विद वाटर। इसके बाद हम एल्युमिनियम की रिएक्शन और देख लेंगे एक बार, क्योंकि एल्युमिनियम भी एक मेथड है। मैं आपको सारे मेटल्स की रिएक्शन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, सर ये वाली रिएक्शन हमने नहीं देखी थी, ये हमारे लिए नहीं हो गई। तो नई रिएक्शन नहीं होगी कोई भी, सारी रिएक्शन जो होगी आपकी पहले से देखी हुई होनी चाहिए। तो एल्युमिनियम और आयरन का भी दिखा देता हूँ मैं आपको रिएक्शन। जब भी आप इसको क्या करोगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस, ठीक है ना। आपको पता है क्या बनता है, AlOH होल थ्राइस, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी हीट करोगे, जो भी यहाँ बन रहा था उसको थोड़ा सा भी हीट करोगे तो यहाँ सीधे क्या Al2O3 इसका ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको एकदम टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आपने गलती से H2O की जगह यहाँ पर क्या है स्टीम दे दी है तो ये बनेगा ही नहीं, डायरेक्ट क्या बन जाएगा Al2O3, और साथ में क्या रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। H2 यहाँ H2 है, O यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 6 हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ 6 हो गया तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ 6 होने के लिए यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3 हो गया तो ये 4 है, यहाँ पर 4 आ गया। दिस इज हाउ यू रिएक्ट द, हाउ यू फिनिश द रिएक्शन, ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हॉट आयरन के साथ स्टीम डालते हैं, मतलब उसमें पानी डालेंगे तो स्टीम वैसे भी बन जाएगा। तो हमारा रिएक्शन क्या बनेगी, हमारी रिएक्शन बनेगी Fe3O4 प्लस H2O, ठीक है ना। इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3Fe, ठीक है ना, O4 OH4, यहाँ पर 4 लगाया, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 4 लगा दिया, ठीक है ना। नाउ वी हैव अ कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये जो भी रिएक्शन हो रही थी इसको हम इसके लिए हम ऑपरेटर्स दे सकते हैं, ठीक है ना। देयर इज़ अ एक्टिविटी 3.10, उसके में जो ऑपरेटर्स दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो हम कैसे करते हैं कि हम मेटल को लेते हैं, ठीक है ना, एक मेटल सैंपल लेते हैं, ठीक है ना, और वाटर यहाँ से लिया जाता है ताकि ये इसमें सोक्ड वाटर होता है। जब उसको हम हीट करते हैं तो ये यहाँ से क्या है, जो ब्लैक आपका दिख रहा है इसमें से वाटर जो है स्टीम की तरह निकलेगा और इस मेटल सैंपल से के बीच से होकर गुजरेगा। जैसे ये मेटल सैंपल के बीच से होकर गुजरेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। कौन सी गैस बेटा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेटल के साथ वाटर रिएक्ट कर गया है इस समय। तो एक तो आपकी ये बन जाएगी, ये बन के वहीं पर ही उस फ्लास्क, उसी जो आपके कंटेनर है जो आपने टेस्ट ट्यूब ले रखी है जिसमें कॉक लगा हुआ है उसमें रहेगी, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस किसमें डाल रखी है हमने, सोप सॉल्यूशन में डाल रखी है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन गैस को हम कैसे इकट्ठा करते हैं, सोप सॉल्यूशन के थ्रू इकट्ठा करते हैं, ताकि हमें एक एक करके वो क्या कहते हैं बबल्स मिले, ठीक है ना। और हम उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम कैंडल लेके जाते हैं, वो पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। तो ये दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। सिलेंडर्स में अगर हाइड्रोजन गैस डालनी है तो ये तरीका होता है बाय विच वी कैन प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो सारे मेटल के साथ ऐसा ही होगा कि आपने क्या करा है, ये जो टेस्ट ट्यूब आपके सामने बनी हुई है, अगर आप अपने फिगर 3.3 देख रहे हो तो उसमें क्या है, यहाँ पर उन्होंने क्या है एक क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या रखा है, ग्लास वूल रखा है। ग्लास वूल क्या हुआ, एक ऐसा आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर को सोक कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप क्या स्पंज ले सकते हो, स्पंज को ले लोगे, स्पंज वाटर सोक करके रखेगा और उसको नीचे से हीट अप करोगे तो क्या होगा, इसका जो वाटर जो है वो एज ए स्टीम बन के बाहर निकलेगा इसमें से, ठीक है ना। यहाँ पर आपने मेटल रख रखा है, मेटल की कोई स्ट्रिप रख रखी है, ठीक है ना। जैसे ही इसके थ्रू पास होगा तो क्या होगा, जितना भी वाटर होगा वो जो स्टीम आ रही होगी वो ऑलरेडी रिएक्ट कर जाएगी। रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, वो हाइड्रोजन गैस आपने क्या कर रखा है, एक पाइप के थ्रू वहाँ पर एक सिलेंडर में क्या कहते हैं आपने कलेक्ट कर रखी है, ठीक है ना। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शंस दैट वी आर सीइंग हियर, ठीक है ना। जो हमने रिएक्शन देखी है मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये इससे हम लोग इस एक्टिविटी से देख सकते हैं कि हाँ ये ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको ये दिखाया है
अब इसके बाद हम ये जो आपका टॉपिक है वो क्या है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब मेटल जो है किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल जैसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है वहाँ बनता है मेटल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। तो जो भी आज मैंने रिएक्शंस लिखवाई हैं इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे मेटल्स की, ठीक है ना। और अभी इसमें इस वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लेते हैं। एक एक्टिविटी है आपकी, ठीक है ना, एक्टिविटी है आपकी 3.11, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करने हैं सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सोडियम या फिर पोटेशियम, ठीक है ना, इसके सैंपल्स लेने हैं, ठीक है ना, इसके सैंपल्स लेने सबसे पहले हमें, ठीक है ना। इनके सैंपल्स के साथ क्या करेंगे, इफ़ द सैंपल्स आर टार्निश्ड रब देम क्लीन, ठीक है ना। तो जैसे भी सैंपल्स आपने लिए, मान लो कि अगर आपके सैंपल गंदे हो रहे हैं, कैसे भी हो रहे हैं, उसको साफ करके रखेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि सोडियम के साथ उसमें रिएक्शन हुई है ऑलरेडी, तो वो जो रिएक्शन होगी वो एक्जैक्टली ये रिएक्शन नहीं होगी जो ऊपर जो बना हुआ है। जैसे मान लो सोडियम के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन बन गई है ऑलरेडी, Na2 आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके साथ जब आप रिएक्शन कराओगे एसिड की तो वो रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट होगी। जब आप इसके साथ किसी मान लो HCl की रिएक्शन करा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपके पास NaCl तो बनेगा और आपके पास क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, साथ वाटर बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल को एकदम क्लीन रखते हैं। वैसे भी सोडियम इतने ज़्यादा क्या रिएक्टिव होता है कि सोडियम को हमेशा कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। मतलब सोडियम को एक ऐसे कंटेनर में रखा जाता है जिसके अंदर कैरोसिन हो। कैरोसिन क्या है, अगर कैरोसिन में रखा तो होगा नहीं, वो कैरोसिन से तो रिएक्ट करता नहीं है, तो कैरोसिन में वाटर अवेलेबल नहीं होता और ना ही उसमें एयर अवेलेबल होती, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा सोडियम बचा रहता है, ठीक है ना। तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको हमेशा ऐसे रखा जाता है। और तो हम कोशिश करेंगे सोडियम पोटेशियम में जो मेटल है हमारे पास, जो भी है, जैसा भी हमारे पास आएगा हम उसको क्लीन करके रखेंगे सैंड पेपर से या फिर किसी चीज़ से उसको साफ़ कर देंगे ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वो रिएक्ट कर जाएंगे, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर और वाटर से, ठीक है ना। तो चाहे तो आप सोडियम पोटेशियम ले लो या फिर आप कौन सा ले लो, आयरन, जिंक, कॉपर, ठीक है ना, इसको ले लो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन जो है वो इससे करते हैं क्योंकि ये थोड़े से डेंजरस रहते हैं। तो हम आयरन, जिंक और कॉपर ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, आप सैंपल्स को सेपरेटली अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे जिसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना। और थर्मामीटर लगा के रखेंगे उसमें कि टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर चेंज कितना आया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, ठीक है ना, हम ये देखेंगे, हमें क्या दिखेगा कि हर जगह टेम्परेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा राइज हो रहा है। क्यों ऐसा, और ये भी देखना है कि कौन सा मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर, दैट इज़ अगर आयरन ऊपर है, जिंक नीचे या सबसे नीचे कॉपर है, तो यही ऑर्डर रहेगा। सबसे ज़्यादा विग्रेसली कौन सा रिएक्ट करेगा, आयरन, फिर जिंक, और सबसे कम रिएक्शन जो स्लो रिएक्शन देगा वो कौन सी देगा, कॉपर देगा। सबसे स्लो रिएक्शन कौन सी देगा, कॉपर देगा। क्यों देगा कॉपर, क्योंकि कॉपर सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ भी प्रोड्यूस होगा, वो भी आयरन में प्रोड्यूस होगा। जो जितनी जल्दी रिएक्ट करेगा उसमें उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि रिलीज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होगी जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा उसका एक्सोथर्मिक नेचर ज़्यादा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज भी ज़्यादा ही होगा। तो आयरन की वजह से इस केस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं इन मेटल्स को, कैसे, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अगर टर्म्स में रखेंगे तो यही जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, आयरन, जिंक और कॉपर, जो जितना रिवर्सली रिएक्ट करा है, जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर कम। और अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप पहले Cu लिखोगे, फिर लिखोगे Zn, फिर लिखोगे Fe। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द केस जो हमने अभी लिया है, ये तीन जो हमने क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, इनकी अगर हमें इक्वेशंस लिखनी पड़े तो हमें इनकी इक्वेशंस भी लिखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉपर की अगर मैं लिखा लूँ HCl के साथ इक्वेशन, तो क्या बनेगा CuCl2, ठीक है ना, प्लस H2 गैस, ठीक है ना, CuCl2 प्लस H2 गैस। तो ये रिएक्शन जो है हमारी कॉपर की है। ऐसे जिंक की लिखेंगे हम, ऐसे आयरन की लिखेंगे। और इस रिएक्शन में हो सकता है कि हमें हीट भी देनी पड़े। ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, ठीक है ना, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम है। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर की हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी कम है तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसको डिस्प्लेस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर हीट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो कल कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके रिलेटेड, ठीक है ना, और देखेंगे कि और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम देख सकते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल्स की हैं। उसके बाद हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू।